सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री श्री शक्ति बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वीडियो क्लासेस में स्वागत। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 महामारी के कारण देश और दुनिया अव्यवस्थित हो चुकी है और हम लोगों ने आपकी पढ़ाई अव्यवस्थित ना हो जाए, इस कारण वीडियो क्लासेस स्टार्ट किए। आप सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार यहाँ पर सभी टीचर मेहनत करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोग भी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर इनसे फायदा हासिल करेंगे और इन वीडियो के माध्यम से टॉपर नोट्स बनाते रहेंगे। आज मैं आपके सामने 12th कॉमर्स का साझेदारी टॉपिक में साझेदारी जो चैप्टर है उसके अंदर पूंजी पर ब्याज, जो एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जो टॉपिक हर प्रैक्टिकल सवाल में लगभग आपके मिल जाएगा। इस वजह से आपको पूंजी पर ब्याज आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पूंजी पर ब्याज दो तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला हमारा है सिंपल मेथड, या जिसे हम हिंदी में कहेंगे सरल विधि, और दूसरा हमारा मेथड है गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। इन मेथड्स को सीखने से पहले आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि पूंजी पर ब्याज हमेशा वर्ष की प्रारंभिक पूंजी पर लगेगा, या अगर किसी साझेदार ने वर्ष के मध्य अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो उस अतिरिक्त पूंजी का ब्याज जो है उसी अवधि के लिए लगेगा जितनी अवधि के लिए वो पूंजी हमारे पास रही है। मतलब क्या, ये समझिए आप कि वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी लगी है और वर्ष के अंतिम दिन हमको क्या करना है, ब्याज देना है, तो प्रारंभिक पूंजी पर, ओपनिंग कैपिटल पर पूरे 12 महीने का ब्याज लगेगा। और अगर किसी साझेदार ने, किसी पार्टनर ने वर्ष के मध्य, मान लेते हैं 1 जुलाई को, कुछ पूंजी और लगाई है, कुछ एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है, तो उस पूंजी पर वर्ष के अंतिम दिन तक कितने महीने होते हैं वो काउंट किए जाएंगे और उतने ही महीनों का ब्याज लगाया जाएगा। जैसे मानते हैं कि भाई 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो 1 जुलाई को जब पूंजी लगाई है तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक अगर हम महीने काउंट करेंगे तो क्योंकि 1 जुलाई है तो 1 जुलाई पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, पूरे 9 महीने का ब्याज उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। वर्ष के प्रारंभिक पूंजी पर पूरे 12 महीने का ब्याज और वर्ष के मध्य लगाई गई अतिरिक्त पूंजी पर उतनी अवधि का ब्याज जितनी अवधि के लिए वो पूंजी हमारे पास व्यापार में मौजूद रही है। अब आगे हम बात करते हैं सबसे पहले सरल विधि का। तो सरल विधि में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है पूंजी पर ब्याज का, पूंजी इंटू दर बटा 100 इंटू माह बटे 12। पूंजी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, दर आपको दी जाएगी, माह हमें काउंट करना है कि कितने माह के लिए। वर्ष के प्रारंभ में अगर पूंजी लगाई गई है तो 12 महीने, वर्ष के मध्य अगर पूंजी लगाई गई है कभी तो कितने महीने के, वर्ष के अंतिम दिन तक उस पूंजी का कितने महीने काउंट होते हैं वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके रखने हैं। इसी के संबंध में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। पहले सरल विधि द्वारा हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम गुणनफल विधि के ऊपर आएंगे। सरल विधि के पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है। वर्ष के प्रारंभ में, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया, वर्ष के प्रारंभ में उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 रुपए और 48,000 रुपए थी। 10% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार होगा। हमारे पास आंसर फर्स्ट, राम और श्याम। देखो आपको पूंजी पर ब्याज का एक फॉर्मूला यूज करना है। राम की पूंजी पर ब्याज अगर हम देखेंगे तो राम की पूंजी, प्रारंभिक पूंजी कितनी है, 60,000 रुपए है। दर हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 10% वार्षिक पूंजी दर इनटू माह बटे 12, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में पूंजी लगाई गई थी तो पूरे साल यानी 12 महीने तक हमारे, देखो ये नीचे जो है 12 फिक्स रहेगा, ऊपर हमें महीने काउंट करने हैं कि कितने महीने हमारे पास पूंजी रही। तो ऊपर अगर हम महीने काउंट करें तो पूरे वर्ष यानी 12 महीने, तो यहाँ 12 से 12 कट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। किस कंडीशन में, सिर्फ उस कंडीशन में जब हमारी पूंजी पूरे वर्ष हमारे पास रही है। फिर आगे
श्याम की पूंजी देखो 48,000 48,000, उसका भी 10% लगाया जाएगा। ये नीचे 12, और क्योंकि श्याम की पूंजी भी पूरे वर्ष हमारे पास रही है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम ऊपर भी क्या लिखेंगे 12 से 12 कट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 480 इंटू 10 4800 रुपए, 4,800 रुपए ये पूंजी पर ब्याज हमारा बन गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल हमें तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले पूंजी लिखनी है इनटू 10/100 इनटू माह/12। अब आगे हम क्वेश्चन में आते हैं। तो आंसर नंबर सेकंड में एक नई चीज हमें मिलेगी। मैं आपको हमेशा पार्टनरशिप के बारे में ये बात बोलता रहूंगा कि जब भी क्वेश्चन में डेट दे रखी हो तो उस डेट के बारे में जरूर सोचें कि वो क्यों दे रखी है, वरना आपका वो क्वेश्चन गलत करवा दिया जाएगा। डेट हमेशा क्वेश्चन गलत करवा देती है अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो। बिल्कुल छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राम और श्याम ने 1 जुलाई 2019 को क्रमशः 60,000 रुपए तथा 48,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, यानी इन्होंने अभी नया व्यापार स्टार्ट किया है। अब अगर हम बात करें आगे जो लिखा हुआ है 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष, अब हमारा ईयर एंड कब हो रहा है ये हमें ध्यान रखना है 31 मार्च। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई डेट नहीं थी तो हमने पूरे 12 महीने का ब्याज लगाया। यहाँ पे हमारे पास वर्ष के प्रारंभ की, यानी हमारे व्यापार कब प्रारंभ हुआ उसकी डेट दे रखी है और व्यापार की लास्ट डेट हमको दे रखी है, तो ईयर की लास्ट डेट हमको दे रखी है। तो हमें ब्याज जो है इस डेट से लेकर इस डेट तक का ही लगाना है। कितना लगाना है, वर्ष के लिए पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की गणना करनी है। अब देखिए कैसे किया जाएगा। राम की पूंजी पर ब्याज, क्योंकि राम की पूंजी 60,000 है, इनटू हम करेंगे 10/100, दर हमारे पास है 10% इनटू माह/12। अब यहाँ पे माह कितने होंगे, क्योंकि हमारा व्यापार 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है तो जुलाई से लेकर वर्ष की अंतिम तिथि जो कि हमारी है 31 मार्च। तो अब बात करते हैं 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 9 महीने हो जाएंगे, टोटल 9 महीने। अब इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व करेंगे तब हमारे पास राम की पूंजी पर जो ब्याज लगने वाला है वो ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट कर दिया अपन ने, 12 के बारे में 60 आ जाएगा, 12×5 1 जीरो ये बचा हुआ है हमारे पास। फिर 50 इंटू 10 500 500 और इंटू 9 कर देंगे तो 4,500 रुपए हमारे पास राम की पूंजी पर ब्याज बन गया। इसी प्रकार श्याम की पूंजी पर ब्याज, श्याम की पूंजी है 48,000 48,000, दर हमारे पास है 10% और इसके लिए भी अगर माह/12 करेंगे तो इसकी पूंजी भी क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च तक हमारे पास रही है, 1 जुलाई से 31 मार्च यहाँ पे भी हमारे पास कितने महीने हो जाएंगे, 9 महीने हो जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 12 के पार्ट में 48 आ जाएगा 4 बार, 1 जीरो ये बचा हुआ यहाँ पे लगा दिया, 40 इंटू 10 400 इंटू 9 9 चौक 36 3,600 रुपए ये उसकी पूंजी पर ब्याज है। तो ये ध्यान आपको हमेशा रखना है जब भी क्वेश्चन में डेट दे रखी हो और दर हमारी वार्षिक वर्ष बोला हुआ हो तो आपको उतने महीने का ही ब्याज लगाना है जितने महीने के लिए पूंजी हमारे पास रही है। आगे हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप जो है रोज करके अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो, इनके आंसर आपके पास पड़े हैं, आप चाहो तो किताबों के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें जो है डाटा चेंज मिलेंगे, बस डाटा चेंज मिलेंगे, नाम चेंज हो सकते हैं, नंबरिंग चेंज हो सकती है, मंथ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन करने का जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा। आपसे जो है अब आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है उस थर्ड क्वेश्चन में एक पॉइंट आप ये देखेंगे कि साझेदारों ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है। बस राम और श्याम साझेदार हैं, उनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष, तो प्रारंभिक शेष हमेशा पूरे 12 महीने के लिए लेना है, 60,000 रुपए और 48,000 रुपए है।
करनी है। तो अब हमारे पास देखो जो प्रारंभिक पूंजी है उनके ऊपर तो लगेगा पूरे 12 महीने का ब्याज, और जो वर्ष के मध्य वर्ष के बीच में जो पूंजी लगाई गई है उसके ऊपर उतने महीने का ब्याज लेना है जितने महीने हम काउंट करेंगे उस डेट से लेकर वर्ष की अंतिम तिथि तक। अब बारी आती है अपन देखो आंसर देखते हैं कि राम की पूंजी पर ब्याज। अब राम ने क्योंकि दो बार पूंजी है, जो एक तो ओपनिंग कैपिटल है और एक एडिशनल कैपिटल है, तो हमें दो बार गणना करनी है। ओपनिंग कैपिटल में देखो 60,000 इंटू 10/100 इंटू नीचे तो 12 आ गया, और क्योंकि पूरे 12 महीने के लिए प्रारंभिक पूंजी तो ऊपर भी 12 आ जाएगा। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हमारे पास हो जाएगा 600 इंटू 10 6000 रुपए। अब राम की अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज बात करते हैं। राम की अतिरिक्त पूंजी है 8000 रुपए। 8000 का वही 10% इंटू नीचे अपन क्या लिखेंगे 12, और ऊपर जो है वो महीने चेंज होंगे। ऊपर महीने कितने चेंज होंगे? जुलाई से वर्ष के अंतिम तिथि तक, क्योंकि राम ने अतिरिक्त पूंजी लगाई 1 जुलाई को और 31 मार्च को हमारा साल खत्म हो रहा है, तो जुलाई से मार्च अभी हमने इस सवाल में कैलकुलेट किया था सेकंड क्वेश्चन में, तो वो 9 महीने होंगे। अब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 12 की टेबल से देखो ये नहीं कर सकता, तो इन दोनों को कट करते हैं 3 की टेबल से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 की टेबल से 8 कट हो जाएगा, यानी ये 20 टाइम क्या आ गया 80 आ गया। 20 इंटू 10 200 इंटू 3 यानी 600, तो 600 रुपीज और इंटरेस्ट हो गया, तो राम का टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 6600 रुपीज। इसी तरह श्याम की भी बात करेंगे। श्याम की ओपनिंग कैपिटल है 48,000 48,000 रुपए, उसके ऊपर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाना है, तो पूरे क्योंकि प्रारंभिक पूंजी है पूरे 12 महीने का ब्याज लगेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4800 रुपीज। क्यों 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो बन गए, 4 से तो 10 से गुणा कर दो। आगे बात करते हैं। अब श्याम ने जो अतिरिक्त पूंजी लगाई है वो लगाई 31 अक्टूबर को। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में मैंने यही बात की अभी भी आपको कि डेट जो है हमारा क्वेश्चन गलत करवा देती है, डेट जो है हमारा क्वेश्चन गलत करवा देती है। यहाँ पे डेट दे रखी है 31 अक्टूबर, यानी अक्टूबर का महीना पूरा निकल चुका है, तो मंथ की जो काउंटिंग है वो शुरू होगी नवंबर से। यहाँ पे थी जुलाई, 1 जुलाई राम के लिए क्या थी 1 जुलाई थी, तो 1 जुलाई थी तो हमने जुलाई को भी काउंट किया क्योंकि जुलाई का पूरा महीना भी बाकी है। और श्याम के लिए मैंने क्या लिखा 31 अक्टूबर, क्वेश्चन में सवाल दे रखा है, देखो 31 अक्टूबर। अब 31 अक्टूबर का मतलब अक्टूबर का महीना पूरा निकल चुका है। अब हमको अक्टूबर का महीना काउंट नहीं करना है, हमें कहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है नवंबर से, और कहां तक जाना है ईयर के एंडिंग डेट तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मार्च, यानी 5 महीने हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ये 5 मंथ हमारे पास। अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 12 के 12 से 12 का 12, 1 जीरो का 1 जीरो, 10 इंटू 10 100 इंटू 5 यानी 500 रुपीज। अब श्याम का टोटल ब्याज हो जाएगा 5300 रुपए। पूंजी पर ब्याज की गणना करने में हमारा अगला जो मेथड है, अगली जो विधि है उसका नाम है गुणनफल विधि, या जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 1/12। अब आप पूछोगे सर ये गुणनफलों का योग क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस मेथड का नाम ही गुणनफल विधि है, तो ये गुणनफल का योग कितना होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, अभी आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तब समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ज्यादा बात करना है करते हुए इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से ही ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन के माध्यम से ही ज्यादा समझ में आएगा। कैसे, किस प्रकार से, देखिए राम और श्याम साझेदार, राम और श्याम साझेदार 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष 6000 रुपए और 48,000 रुपए था। 1 अप्रैल को दे रखा है, 1 जुलाई को राम ने 12,000 रुपए तथा श्याम ने 6,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी लगाई।
बोला हुआ 30 सितंबर को श्याम ने 10,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई और पूंजी लगाई श्याम ने। फिर बोला हुआ जबकि 1 जनवरी 2020 को राम ने 8,000 रुपए की पूंजी निकाल ली। अब राम ने 8,000 रुपए की पूंजी वापस निकाल ली व्यापार से, तो 12% ब्याज की दर से पूंजी पर ब्याज की गणना 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सर इसमें ऐसा कुछ नया पॉइंट तो नजर नहीं आया, ये सारी चीजें तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी। ये क्वेश्चन इस बेस पे जब एक साझेदार या एक से ज्यादा साझेदार बार-बार पूंजी लगाए और बार-बार पूंजी निकाल ले, तब आपको गुणनफलों का योग जो है या गुणनफल विधि जो है वो मेथड काम में लेना आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने पिछला क्वेश्चन देखा था 3rd नंबर क्वेश्चन, उसमें ये बताया गया था कि एक साझेदार 2 बार पूंजी लगा रहे हैं, तो हमने आपने आंसर नंबर 3 वापस अगर आप रिवाइंड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा राम के लिए भी 2 बार कैलकुलेशन हुई थी और श्याम के लिए भी 2 बार कैलकुलेशन हुई थी। इसका मतलब हमें टोटल 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 3 बार हो जाएगी। देखो एक तो ओपनिंग कैपिटल, फिर अतिरिक्त पूंजी लगाई, फिर अतिरिक्त पूंजी लगाई, तो इस तरीके से दोनों साझेदारों की 3-3 बार कैलकुलेशन यानी टोटल 6 कैलकुलेशन हो जाएगी। इन्हीं लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए ये हमारा मेथड बना जिसका नाम है गुणनफल विधि। अब गुणनफल विधि में जो है कैसे हम काम में लेंगे, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी छोटी सी। इस टेबल का एक और यूज है, वो भी आपको इस टेबल बनाने के बाद में बताऊंगा। इसी क्वेश्चन को करते हुए एक और क्वेश्चन इससे लिंक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी हम इस टेबल को बनाना सीखते हैं। हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी पर ब्याज की गणना टेबल जो बनेगी उस टेबल में सबसे पहले आपका कॉलम बनेगा डेट का, या आप हिंदी में बनाना चाहें तो लिख सकते हैं तिथि। दूसरा कॉलम बनेगा अमाउंट का। अमाउंट के कॉलम उतने बनेंगे जितने हमारे पास साझेदार है। हमारे पास साझेदार 2 है तो अमाउंट के कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर लिख दिया जाएगा अमाउंट, एक कॉलम राम के लिए, एक कॉलम श्याम के लिए। अगर हमारे पास 3 साझेदार होते मान लो ए बी और सी, तो अमाउंट के कॉलम को हमें 3 कॉलम में डिवाइड करना पड़ता। आगे बात करते हैं, अगला कॉलम हमारे लिए रहेगा मंथ का यानी माह का। उसके बाद हमारा कॉलम रहेगा प्रोडक्ट का, या हिंदी में इसे कहेंगे गुणनफल। राम के प्रोडक्ट और श्याम के प्रोडक्ट किस प्रकार से, देखो सबसे पहले जो पूंजी हमारी प्रारंभिक पूंजी, उसकी डेट क्या 1 अप्रैल 2019, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 1 अप्रैल 2019। राम की पूंजी इस लाइन में देखो 60,000 और श्याम की पूंजी 48,000। राम की पूंजी 60,000, इसकी पूंजी 48,000। अब महीने कितने हैं, मैं आपको हमेशा महीने के बारे में बता चुका हूं। जिस डेट को पूंजी दे रखी हो उससे हम जाएंगे लास्ट डेट तक। लास्ट डेट हमारी क्या है 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आओगे, महीने काउंट करना आप, टोटल 12 महीने होते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं, तो ये हमारा आपको लिख दिया महीने को। उसके बाद इस मंथ को इन दोनों अमाउंट से कॉलम करके दोनों के प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिखना है। 12 × 60,000, तो 12 × 72 हो गए, और 4 जीरो लगे हुए तो 4 जीरो अपन ने लगा दिए। उसके बाद 48,000 को भी 12 से गुणा करके शाम के कॉलम में लिखेंगे। 3 जीरो है, पहले से 3 जीरो लिख देते अपन। 12 तक 96, फिर 9 80 चला गया, 12 × 48 और 9 57, 576। उसके बाद आगे बात करते हैं अगली चीज। अगला मतलब है 1 जुलाई को राम ने 12,000 रुपए लगाए तथा श्याम ने 6,000 रुपए अतिरिक्त लगाए, तो दोनों की पूंजी अपन 1 जुलाई को लिख लेते हैं। 1 जुलाई 2019 को राम ने 12,000 लगाए, श्याम ने 6,000 लगाए। फिर इनके मंथ वही बात, 1 जुलाई से लेकर वर्ष की अंतिम तिथि 31 मार्च तक आपको जाना पड़ेगा। तो जुलाई से जब मार्च तक आप काउंटिंग करोगे तो कितने महीने हो जाएंगे 9 महीने। 9 को 12 से गुणा कर दिया, 12 का 108, और 3 जीरो इसके पीछे तो 3 जीरो लगा दिया अपन ने। आगे बात करते हैं 6,000 × 9,
54,000 54,654। अगली बात करते हैं। अगली बात इन्होंने कही है 30 सितंबर को श्याम ने 10,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई है। केवल श्याम ने लगाई है, राम ने नहीं लगाई है। तो हम सिर्फ श्याम के कॉलम में लिखेंगे। पहले यह लिखते 30 सितंबर 2019 केवल श्याम ने लगाई है 10,000 रुपए की पूंजी, तो 10,000 लिख दिया। अब वही बात सितंबर से 30 सितंबर से कहां जाना है, 31 मार्च को जाना। अब वही बात जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बोली थी, क्योंकि डेट 30 सितंबर है तो सितंबर का माह पूरा खत्म हो चुका है, और सितंबर का माह जब पूरा खत्म हो चुका है तो हम उसकी काउंटिंग कहां से करेंगे, अक्टूबर से करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो जाएंगे, 6 मंथ, 6 महीने। अब यहाँ पे देखो राम का प्रोडक्ट 0 रहेगा और श्याम का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 60,000। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जबकि 1 जनवरी 2020 को राम ने 8,000 रुपए की पूंजी निकाल ली, तो निकालने का मतलब माइनस करना। यहाँ पे एक पॉइंट दिमाग में रखना, राम ने 1 जनवरी 2020 को 8,000 रुपए की पूंजी निकाली तो उसे माइनस का परसेंट कर देना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं, आंसर आपका एकदम सही से आ जाएगा। और श्याम के बारे में कुछ नहीं देगा तो श्याम के कॉलम को खाली छोड़ दिया। फिर 1 जनवरी से 31 मार्च तक जाएंगे, क्योंकि जनवरी की 1 तारीख है तो जनवरी पूरा काउंट होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए, 3 महीने। 8 को 3 से गुणा कर दिया, 8 दिया 24,000। ये 24,000 हमको यहाँ पे क्या करना है, माइनस में लिख देना है। अब इन सब के हमको टोटल ले लेंगे, यही हमारा रहेगा गुणनफलों का योग, जो कि इस फॉर्मूले में यूज हुआ ना, गुणनफलों का योग, वो यहाँ से निकलेगा। अब हम इनकी टोटल करते हैं, तो देखो पहले इसकी कर लेता हूं मैं, पीछे 3 किलो सही है सबके, 4 और 6 10 के किलो, हासिल गया 1, 8 और 5 13 और 6 19, हासिल गया 1 और 6 6,90,000 हो गई। आगे बात करेंगे इनकी टोटल। इनकी टोटल में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये माइनस का है तो पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे अलग से, उसमें से ये माइनस कर देना। तो 7 और 1 8,28,000 हो गए। 8,28,000 में से 24,000 चले गए तो 8 लाख और 4,000 बच जाए। ठीक, समझ आया आपकी बात। देखो अब हमें आगे क्या करना है, मैं इधर करवाता हूँ, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन नोट कर ली, जगह नहीं है, ये रब कर देता हूँ। ये क्यों करवाया जाएगा, गुणनफल मेथड कब काम में ले जाता है, मैंने बता दिया कि बार-बार एक साथ साथ पूंजी लगाए और बार-बार निकाले। अब हमारे पास अभी हमने देखा पूंजी पर ब्याज का फॉर्मूला रहता है। देखो राम के लिए गुणनफलों का योग 8 लाख और 4,000 इनटू दर बटा 100, दर हमारे पास सवाल में दे दी थी 12% वार्षिक, इनटू 1/12, 12 से 12 कट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, इनका टोटल निकल गया 8,000 और 40 रुपए। इसी प्रकार श्याम के लिए गुणनफलों का योग 6,90,000, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू 8/100, दर बटा 100 इनटू 1/12, 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए, इनकी जो टोटल ब्याज है, टोटल इंटरेस्ट है, वो 6,900 रुपए। तो गुणनफलों का योग हमारे पास था, वो यहाँ से मिलेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब बारी आके वापस मैं आपसे बात करता हूँ, गुणनफल विधि कब काम में ली जाएगी, जब सवाल में हमारे पास बार-बार जो है पूंजी लगाई जा रही है और बार-बार निकाली जा रही है। इस कंडीशन में हमें पहले टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बनाने के बाद हमें फॉर्मूला यूज लेके जो है आंसर याद करना पड़ेगा। इससे आपको क्या होगा, बार-बार 6 कैलकुलेशन अलग-अलग हो रही थी, वो एक ही कैलकुलेशन में हमने निकाल दिया। आशा करता हूँ आपको